वेलकम बैक फ्रेंड्स टू CSE। कैसे हैं आप लोग। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आज आपके लिए लेकर आया हूँ। लाइफ इज़ इक्वल टू टाइम। आपके पास जो एक्टिव समय है उसी को मिलाकर आपकी लाइफ बनती है। वो छोटा छोटा समय मिलाकर ही आपकी लाइफ बनती है और इनको आप सही से यूटिलाइज़ करके अपने गोल को पाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं पहले। आप अपने फीडबैक हमें देते रहिए। कुछ टॉपिक स्पेसिफिक अगर आपके पास डाउट्स हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप @AskCSE, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा रीकैप देख लेते हैं, पिछली बार हमने क्या किया था। पिछली बार हमने देखा था पिछले लेक्चर में माउंटेन्स यानी पर्वत, उनके प्रकार देखे थे। फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन्स यानी वलित पर्वत और भ्रंशोत पर्वत, उनके कारण देखे थे, किस तरह का उनका बनावट होती है, क्या उसके कारण होते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा है जब हमने उसकी तरंगे देखी थी, कैसे अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स को स्टडी किया गया, कैसे कुछ शैडो रीजन बने, कैसे सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉयड यानी विनाशकारी थी। तो ये सब हम देख चुके हैं पहले, इसलिए मैं उसे आज कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं आज इसे सिर्फ कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ, अर्थक्वेक को। यानी कि इससे जो विनाश होता है उस वो उससे रिलेटेड चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब किस प्रकार के भूकंप होते हैं, क्या उनके कारण हो सकते हैं। चलिए, तो सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन इन अर्थ्स क्रस्ट इज अर्थक्वेक। वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन। अगर आपको साधारण शब्दों में समझाना हो या समझना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। स्थल मंडल में प्लेटों की गति करने से कंपन पैदा होता है और यह कंपन भूकंप कहलाता है। अब देखिए, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। अगर मैं बनाऊँ ये पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा, यहाँ हुआ कंपन, ऊपर आया सतह पर यानी सरफेस पर, यहाँ से ये इस तरह से ट्रैवल करेगा यानी कि गमन होगी। और जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा, जो पास वाला हिस्सा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, जो दूर होगा वहाँ पर डैमेज कम होगा, यानी कि वहाँ पर विनाश कम होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ था उसे हमने कह दिया उद्गम केंद्र। ठीक है, ये हो गया उद्गम केंद्र। और जहाँ पर ये सरफेस पर जहाँ आया, सबसे निकटतम इसका जो पॉइंट था सतह पर, उसे कह दिया अधिकेंद्र। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, जब भूकंप आता है तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऊर्जा निकलती है। रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंटेंस प्रेशर, अत्यधिक दाब और एक्टिव इंटरनल डायनेमिज्म। बहुत ज़्यादा दाब और ताप है अंदर, हम जानते हैं। तो अंदर अंदरूनी जितनी भी कला है वो सब एक ऊर्जा के रूप में निकलती है और उसे हम फिर भूकंप के रूप में यानी अर्थक्वेक के रूप में महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कौन कौन से होते हैं, कुछ 5-6 टाइप्स मैं आज आपसे शेयर करूंगा। शैलो फोकस यानी कि उथला केंद्रित भूकंप। ये आप जो हरे डॉट्स देख रहे हैं, अगर भूकंप का केंद्र सिर्फ यहीं पर हो, कौन सा केंद्र, फिर से दिखाता हूँ, ये उद्गम केंद्र, ये वाला केंद्र, ये वाला उद्गम केंद्र। ठीक है, ये अंदर होता है। तो अगर सिर्फ बहुत ही उथली, बहुत कम गहराई पर हो तो इन्हें हम कहेंगे शैलो फोकस अर्थक्वेक यानी उथला केंद्रित भूकंप। अगर ये थोड़ा सा अंदर हो तो इन्हें हम कहेंगे इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। तो इनका केंद्र जो है अभिकेंद्र वो है उद्गम केंद्र, वो है मध्यम, यानी कि ज़्यादा गहराई पे नहीं है। और जैसे जैसे गहराई बहुत ही बढ़ती जाएगी, यानी कि इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो इसे हम कहेंगे डीप फोकस अर्थक्वेक, यानी कि बहुत ही गहरा केंद्रित भूकंप है ये। अब इसका विनाश सबसे कम होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी कम होती जाती है। द इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज। तो इससे सबसे ज़्यादा विनाश होगा अगर यहाँ भूकंप आया, ये होगा उद्गम केंद्र, करेक्ट। तो यहाँ से ऊपर आएगा सरफेस पर, ये होगा अधिकेंद्र, और यहाँ से फिर ये तरंगे भूकंप की वेव्स जो है वो फैलना शुरू करेंगी और सबसे ज़्यादा विनाश नियरेस्ट फारदेस्ट पॉइंट पे यानी कि सबसे दूर, सबसे कम उसकी तीव्रता होगी। चलिए, तो सबसे विनाशकारी कौन सा हुआ, शैलो फोकस। अब जापान में इतने अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ये क्यों इतना ज़्यादा बदनाम या इनफेमस है जापान, या क्यों अनफॉर्चुनेटली, देखते हैं। चलिए, तो ये है जापान। पहले चित्र को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये है यूरेशियन प्लेट, ये हिस्सा यूरेशियन प्लेट मतलब ये एक महाद्वीप की प्लेट है। इट इज़ अ कॉन्टिनेंटल प्लेट।
यहाँ पर है फिलीपींस सी प्लेट, यानी कि फिलीपींस का सागरीय प्लेट, और इस तरफ है पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागर की प्लेट। ये मूव हो रही है इस तरफ और ये भी मूव हो रही है इस तरफ। तो दोनों क्योंकि एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे को दबाते हुए या एक दूसरे से संधि करते हुए, घर्षण करते हुए या टकराते हुए मूव हो रही हैं, इधर उधर हिल रही हैं, इस कारण अति ज़्यादा अनस्टेबल पोर्शन बन जा रहा है। ये जो इसकी संधि है, ये वाली, सॉरी थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ जी, ये जो संधि है ना, ये बहुत अनस्टेबल हो। देखिए जापान बिल्कुल यहीं पर है, टोक्यो है, कोबे है, बिल्कुल फॉल्ट लाइन पे है, ये भ्रंश रेखाओं पर स्थित है। इस चित्र में एक बार फिर से देखते हैं। तो ये है, ये देखिए, ये सबसे पहले जापान, ये है आपकी फिलीपींस सी प्लेट। तो देखिए ये जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, ये है यूरेशियन प्लेट जो कि एक कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय प्लेट है, और ये ओशियनिक यानी महासागरीय प्लेट है। तो क्या होगा, नेचुरली ऑब्वियसली ये भारी होगी महासागरीय प्लेट, तो इसका सबडक्शन यानी कि ये नष्ट हो जाएगी, ये नीचे चले जाएगी। वही हाल होगा पैसिफिक प्लेट यानी प्रशांत महासागर का, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वही नष्ट होगा, उसी का सबडक्शन होगा। और इतने सारे इंटरेक्शंस के कारण एक जंक्शन बन जाता है, जैसे रेलवे जंक्शन होता है जहाँ पर 2 से ज़्यादा रेलवे लाइन मिलती है, तो वैसे ही एक जंक्शन बन जाता है, और इसे हम कह देते हैं प्लेटों की संधि। और इस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप यानी अर्थक्वेक होते हैं। अब कुछ कारण देख लेते हैं, रीजंस बिहाइंड अर्थक्वेक। इस चित्र से, दिस फिगर इटसेल्फ सजेस्ट यू कि यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पर हो रहा है अभिसरण यानी कि कोलिजन। किस किस का हो सकता है, अभी इस चित्र में आपको दिख रहा है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और महाद्वीप का, लेकिन ये महासागरों का भी हो सकता है, महासागर और महाद्वीप का भी हो सकता है, और कॉन्टिनेंट का तो मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, प्लेट टकरा रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी होगी भूकंप की, यानी कि भूकंप या अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे इस स्थिति। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, हिमालयाज़ है ना, हिमालयाज़ में। चलिए दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये है थोड़ा सा कम भूकंप या कम तीव्रता के भूकंप यहाँ पे महसूस किए जाते हैं मिड ओशनिक रिज, जहाँ पर हो आपकी डाइवर्जेंट प्लेट्स, व्हेन दीज प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये प्लेट्स जुदा हो रही हैं और बीच में से लावा निकल के यहाँ सेटल हो रहा है रिजेस के फॉर्म में। ठीक है, ये लावा निकला, बेसाल्टिक लावा, और ये मध्य महासागरीय कटक बनती जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, भूकंप यहाँ पर भी होगा पर उसकी तीव्रता थोड़ी सी कम होगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिड ओशनिक रिज एग्जाम्पल इसका, मध्य महासागरीय कटक। तीसरा प्रकार देख लेना है, तीसरा प्रकार जो है भूकंप का वो है ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्रीज, यानी रूपांतर सीमा जब होती है। एक प्लेट आप देख सकते हैं यहाँ मूव हो रही है, एक प्लेट यहाँ मूव हो रही है, नॉर्थ अमेरिका में ऐसा हो रहा है, और बीच में बन रहा है सैन एंड्रियास फॉल्ट, जिसका मैंने आपको एक बड़ा सा चित्र भी बताया था, एक वैली टाइप की दिख रही थी वो। तो इनमें होता है क्योंकि दो प्लेटें एक दूसरे से ना तो टकरा रही हैं और ना ही एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जुदा हो रही हैं, बल्कि पास से गुजर रही हैं। तो कई बार ऐसी फॉल्ट लाइन या फिर ऐसी भ्रंश रेखाएं बनती है जहाँ पर उनका घर्षण हो जाता है, और इतनी बड़ी प्लेटों में जब घर्षण होगा तो क्या होगा, हम छोटे मोटे जीवों के लिए तो भूकंप होगा। ठीक है ना। चलिए चौथा एक कारण या एक प्रकार देख लेते हैं, वो है मेडिटेरेनियन सी रीजन, यानी भूमध्य सागर का क्षेत्र। ये जो एरिया है सागर का, ये है भूमध्य सागर का क्षेत्र। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके इसलिए महसूस होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल प्लेट्स। मैं थोड़ा सा इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए 3-4 मैंने बना दी यहाँ पर। एंड दे इंटरेक्ट फ्रिक्वेंटली, वो बार बार एक दूसरे से टकराते हैं या जुदा होते हैं या घर्षण होता है। अब इतना ज़्यादा मूवमेंट होगा तो क्या होगा, भूकंप के झटके होंगे। पांचवा प्रकार हो सकता है आप क्रेटोन, यानी स्टेबल पार्ट ऑफ क्रस्ट, भूपर्पटी का एक स्थिर भाग भी होता है जहां पर ओल्ड फ्रैक्चर्स यानी कि कुछ पुराने दरार या भ्रंश रेखाएं वो उभर के वापस आती है। कुछ ऐसे स्टेबल पार्ट में भी कुछ ऐसी इवेंट हो जाते हैं जब पुराने अनस्टेबिलिटी बाहर आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अनयूजुअल है, ज़्यादा होता भी नहीं है। सिक्स्थ है ह्यूमन इंड्यूस्ड, यानी कि मानव जनित भूकंप। अब ये किन किन कारणों से हो सकता है, एक हो सकता है बांध बनाने से। ये दो पर्वतों के बीच में से गुजर रही थी रिवर, मैंने बना दिया एक बांध, तो यहाँ बन गया, भर गया बहुत सारा पानी जी। ये इस पानी से बनेगी एक बहुत बड़ी झील, यानी कि एक
ग्रेट वाटर बॉडी जिसका बहुत ज़्यादा हैवी मास होगा, बहुत ही वज़न बहुत ज़्यादा होगा, और वो डालेगा इंटेंस प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि पहाड़ जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर भी पर्वत होते हैं, वेर एवर माउंटेन्स आर प्लेस्ड, दे आर लिटिल अनस्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि वो थोड़े से अस्थिर भाग होते हैं। तो इनकी वजह से, इस अस्थिर भाग में इतना प्रेशर होने की वजह से, इतना दबाव होने की वजह से कई बार भूकंप महसूस होता है, भूकंप के कारण भी बन जाता है। फिर है खनन, माइनिंग का भी बहुत ही सिंपल सा वो है, आपने सारे खनिजों को निकाल के खोद के उसे क्या किया, ज़मीन को अंदर से खोखला कर दिया, हॉलो कर दिया उसे, तो भूकंप आने के चांसेस हैं। कई बार वो कोलैप्स हो जाती है रूफ उसकी, और भूकंप के झटके जैसे महसूस होते हैं। फिर एक न्यूक्लियर टेस्टिंग एक बड़ा खतरनाक कारण है। जब भी परमाणु विस्फोट होता है तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है कि उससे भी भूकंप कई बार जनित हो जाता है। दे ऑल्सो कॉज अर्थक्वेक समटाइम्स। ओके, बाइलिंगुअल पढ़ाई अच्छी लग रही है आप लोगों को? थोड़ा सा बताइए मुझे। और मैंने आपको एक प्रश्न करना भूल गया, मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले आप बाइलिंगुअल के बारे में बताइए, क्या ऐसे ही जाते जाएं? ठीक लग रहा है? देखिए, बाइलिंगुअल होने से इंग्लिश वालों को हिंदी और हिंदी वालों को इंग्लिश का फ़ायदा होगा। ठीक है, आप दोनों को ही ये विन विन सिचुएशन है। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, उसके कारण, फिर कुछ प्लेट इंटरेक्शंस देखे 2-3 प्रकार के, ठीक है, याद है ना आपको? फिर कुछ मानव जनित कारण देखे। अब जल्दी से आपके प्रश्न लेने की बारी आ गई। आप अपने प्रश्न लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके पहले मेरा एक प्रश्न है, क्या आपको मैप सीरीज़ वीडियोस चाहिए? क्या आपको मैप समझने में और आसानी से, बिल्कुल जैसे मैंने पिछली बार माइंड मैप की बात की थी, तो माइंड मैप के अलावा एक फिज़िकल मैप की सीरीज़ भी मैं डिस्कस करने की सोच रहा हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं ज़रूर इस पर वीडियोस बनाऊँगा और आपके सारे मैप्स से रिलेटेड इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात, टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर ही रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए। वहाँ पर Q&A सेशन होते हैं, तो वहाँ पर आप हमसे अपनी बात रख सकते हैं और अपनी चॉइसेस बता सकते हैं। फिर यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको सारे वीडियोस समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन CAC। सी यू नेक्स्ट टाइम।